चैप्टर 2398 बैकस्टैब। 1 एस फ्रेंडली नो वर्ड चेंजेस। झंग यी ने हेला पर एक नजर डाली, फिर ओदीन और लोकी की ओर देखा। उसने शांति से कहा, तो तुम हट जाओ, मैं पहले इन दोनों को संभालता हूं। ओदीन और लोकी अभी भी झंग यी पर हमले जारी रखे हुए थे, लेकिन उस विशाल सर्वव्यापी अस्तित्व के सामने उनके सभी प्रयास मसखरों जैसे लग रहे थे, पूरी तरह व्यर्थ। कृपया उन्हें मत मारिए। हेला की आवाज में एक अनोखी विनती थी। ओदीन और लोकी सिर्फ करप्टेड है, उन्हें बचाने का मौका अभी भी है। अगर आपने दखल दिया तो यह पूरी तरह विनाश होगा। झंग यी की आंखें ठंडी रहीं और उसने हेला की बातों को जरा भी महत्व नहीं दिया। उसने दाहिने हाथ की उंगलियों को हल्का सा झटका दिया। पुफ्ट पुफ्ट। ओदीन और लोकी के शरीर बिना किसी आवाज के बीच से फटने लगे। पहले एक दरार, फिर 10, फिर 100। आखिर में वे अनगिनत टुकड़ों में बदलकर हवा में ही विस्फोट हो गए। झंग यी की मीरियड फिनोमेना तुरंत फैल गई और उन सभी टुकड़ों को दूसरे आयाम की जगह में खींच लिया। हेला की आंखों में निराशा थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी। झंग यी ने उसकी जान बख्श दी, यही उसके लिए काफी सौभाग्य था। सबसे समझदारी का निर्णय अभी यही था कि ओदीन और लोकी जैसे करप्टेड अस्तित्वों को समाप्त कर दिया जाए। क्या उन्हें जगाने का कोई मौका था? माफ कीजिए, झंग यी को इसमें कोई रुचि नहीं थी। वो इन दोनों को ठीक से जानता भी नहीं था, इसलिए उन्हें सीधा मार देना ही आसान था। हेला की स्तब्ध सुन्न अवस्था के पास से गुजरते हुए झंग यी सीधा मॉर्गन के पास टेलीपोर्ट हो गया। मॉर्गन की सांसें बेहद भारी हो चुकी थी और उसके चमकते शरीर पर बैंकनोट्स और गोल्ड से बनी आर्मोर का बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर बिखर चुका था। झंग यी को एक पल को तो लगा कि वो ये पैसा उठा ले, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये सब मॉर्गन की सुपरनैचुरल एबिलिटी की उपज है, तो उसने खुद को रोक लिया। स्कॉर्पियन की डेथ रे फिर से आई। पूंछ से एक भयानक क्रिम्सन किरण दहाड़ते हुए निकली। झंग यी ने बस हाथ उठाया और ब्रह्मांड का द्वार खुल गया। वो अत्यंत शक्तिशाली किरण, जो दूसरों की लाइफ फोर्स निगल सकती थी, चुपचाप शून्य में समा गई। बाकी मुझ पर छोड़ दो, झंग यी ने शांत स्वर में मॉर्गन से कहा। मॉर्गन ने तुरंत खुद को मिलिट्री ग्रेड स्टिम्युलेंट्स और ट्रीटमेंट्स इंजेक्टेड किए और उसके घावों से नई फ्लेश और ब्लड अद्भुत गति से उभरने लगी। प्लीज। मॉर्गन के पास बस इतना ही कहने को था। झंग यी सीधे कैंगसी की ओर मुड़ा। कैंगसी ने महसूस किया कि उसकी डेथ रे झंग यी पर बेअसर हो रही है और उसे खतरे का एहसास हो गया। झंग यी ने कहा, मैंने काफी देख लिया है, मैं तुम्हारी एबिलिटीज समझ चुका हूं। पहली, तुम मानसिक रूप से करप्टेड पपेट्स को नियंत्रित कर सकते हो और उन्हें अपने गुलाम बना देते हो। दूसरी, तुम ऐसी डेथ रे छोड़ सकते हो जो लाइफ को छीन लेती है। अगर ये विरोधी को छू गई तो उसकी लाइफ फोर्स खत्म हो जाती है। रेडियंट मून एम्पायर के महान सेनापति, 300 साल पुराने रेमनेंट स्कॉर्पियन। इन 300 सालों में तुम्हारी शक्ति बस थोड़ा सा बढ़ी है, लेकिन तुम्हारी एबिलिटीज में कोई बदलाव नहीं आया। इतना कहते ही झंग यी ने अपनी एबिलिटी सक्रिय कर दी। उसकी बाई आंख की सेकंड हैंड अगले 5 सेकंड में विरोधी की सारी हरकतों का पूर्वानुमान लगाने लगी। उसके दाहिने हाथ में स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट प्रकट हुआ, जो डिवाइन फॉर्जिंग के साथ मिलकर आइसी ब्लू ब्लेड पर अनगिनत डार्क लाइट जगा रहा था। उसके पीछे एक विशाल डार्क वॉर्टेक्स खुला, जैसे किसी आंतरिक ब्रह्मांड का द्वार खुल रहा हो। वहां से गाढ़ा काला एंटीमैटर बहकर बाहर आया और एक विशाल अंधकारमय नदी में बदलकर झंग यी की तलवार पर चढ़ गया। डार्क रेल्म, फॉलो दी फ्लो। झंग यी ने सहजता से दाहिने हाथ से तलवार घुमाई और एक अर्धचंद्राकार डार्क लाइट कर्टन स्याही की तरह सामने की ओर उछल गया। पूरे संसार का दृश्य उस काले सैलाब ने निगल लिया। भयावह तलवार ऊर्जा, जो समय और स्थान दोनों को चीर सकती थी, एक पल में स्कॉर्पियन के विशाल शरीर के सामने पहुंच गई। इस घातक आभा को महसूस करते ही
कैंगसी की क्रिम्सन आंखें अचानक सिकुड़ गई। उसने मौत को करीब आते महसूस किया और दहाड़ते हुए दोनों बख्तरबंद हाथ ऊपर उठाकर खुद को ढक लिया। बूम! उसके शरीर से क्रिम्सन एनर्जी फूटी और एक विशाल बैरियर में बदलकर आकाश तक उठ गई। साइलेंट लेकिन विनाशकारी डार्क रिवर सीधे बैरियर से टकराई और दूर आकाश में टकराहट का तूफान उठा दिया। रोअर! दोनों शक्तियां एक दूसरे को मिटाती हुई भिड़ती रहीं। सिर्फ एक ही टकराव में झंग यी की डार्क रियल्म फ्लोइंग टेक्निक को पूर्ण बढ़त मिल गई। क्रिम्सन डिफेंस लगातार घुलने लगा और कुछ ही पल में स्कॉर्पियन के बैरियर का 30% हिस्सा नष्ट हो चुका था। लेकिन ठीक उसी पल जब दोनों शक्तियां टकरा रही थी, झंग यी के ठीक पीछे अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंडी आभा उभरी। ये एक पल की चुप लेकिन अत्यंत घातक किलिंग इंटेंट थी। एक लॉन्ग्सवॉर्ड जो काले अग्नि में जल रही थी, शून्य से उभरकर सीधा झंग यी की पीठ की ओर भीषण गति से झपटी। तलवार का काला तेज ऐसे फुफकार रहा था जैसे प्रकाश और छाया की सीमा को भेदना चाहता हो। झंग यी ने सिर तक नहीं घुमाया। उसकी दूसरी आंख की समय शक्ति ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी कि कोई उस पर पीछे से हमला करने वाला है। उसकी मीरियड फिनोमेना पहले से फैली हुई थी। 3000 डायमेंशनल गेट्स उसके शरीर के चारों ओर घूमते रहे और स्पेशल बैरियर पानी के पर्दे जैसे तलवार की धार को निगल गया। टूटे दर्पण जैसी लहरें उठीं। काली ज्वालाएं कुछ पल झिलमिलाई, लेकिन वे दरारों में ही सिमटकर पूरी तरह बुझ गई। झंग यी ने पलकों को थोड़ा झुकाया और धीरे धीरे पीछे की ओर नजर डाली। उसने साफ देखा उस पर वार करने वाला कौन था। वो कोई और नहीं, दाओ लैन था। मॉर्निंग दी मिस्ट। झंग यी की आवाज ठंडी, कठोर और इस्पात जैसी थी। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? अगर कोई उसे मारना चाहे तो झंग यी को आश्चर्य नहीं होता। आखिर चांद पर वो एक आउटसाइडर था। लेकिन दाओ लैन, अगर उनका लक्ष्य एक ही है तो झंग यी को मारने का क्या मतलब? झंग यी ने मन ही मन दाओ लैन को मृत्युदंड दे दिया था, लेकिन वो कारण जानना चाहता था। दाओ लैन की आंखों में अजीब अंधेरी चमक थी, एक साथ उग्र और ठंडी। वो जलती काली तलवार को कसकर पकड़े था, मानो वो सारी बुद्धि को निगल लेना चाहती हो। दाओ लैन की आवाज असामान्य रूप से शांत थी। क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व अनावश्यक है। तुम्हें इस मंच पर नहीं होना चाहिए। तुम मरोगे। झंग यी की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। उसने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि उसके भीतर झांकने की कोशिश की। डार्क मून एम्पायर की भागीदारी मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल है। मैं समझ गया, चांद का पतन दुर्घटना नहीं था, ये एक योजनाबद्ध मास्टरपीस था। लेकिन दुर्भाग्य, मेरी उपस्थिति ने तुम्हारी योजना की किस्मत सील कर दी है। झंग यी ने बर्फ जैसी आवाज में कहा। वो 2 ब्लैक बिशप लेवल इनह्यूमंस के बीच खड़ा था। रेमनेंट स्कॉर्पियन और मॉर्निंग स्टॉर्म दोनों के हमले उसके ऊपर तूफान की तरह टूट रहे थे। चैप्टर 2399 बैकस्टैब। दूरी में ब्रायन और यांग एक्साइन कई डार्क अपोसल्स के साथ भीषण लड़ाई में उलझे हुए थे। ये डार्क अपोसल्स अत्यंत शक्तिशाली थे, यहां तक कि उनमें कुछ ओदीन जैसे अस्तित्व भी थे। ब्रायन और यांग एक्साइन की शक्ति होने के बावजूद उन्हें बेहद सावधानी से लड़ना पड़ रहा था, क्योंकि आखिरकार वे दोनों कॉम्बैट में निपुण सुपरह्यूमंस नहीं थे। दोनों ने जरा दूर झंग यी की तरफ नजर डाली। उसका हंगामा उनकी नजर के कोने में दिखाई दिया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उसकी मदद करने का इरादा नहीं किया, क्योंकि वे बहुत अच्छे से जानते थे कि इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए झंग यी की शक्ति पर्याप्त से भी अधिक है। झंग यी की शैडो स्पेस के भीतर फैटिग शू और बाकी लोग इल्यूजन विंडो से बाहर की दुनिया को देख रहे थे। ये क्या हो गया? दाओ लैन ने अचानक बॉस पर हमला क्यों कर दिया? फैटिग शू की आंखें फैल गई। वो पूरी तरह हक्का बक्का था। क्या वो अंधेरे से भ्रष्ट हो गया है? अंकल यू ने धीमे स्वर में अनुमान लगाया। फिर भी वे सभी बेहद शांत थे और झंग यी के बारे में जरा भी चिंतित नहीं थे।
वे उससे ज्यादा किसी को नहीं जानते थे कि झंग यी कितना शक्तिशाली है। उन्हें दाओ लैन की मूर्खता पर हंसी आ रही थी, लेकिन वो आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं लग रहा। झू के ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर पूरा भ्रम था। आखिर चल क्या रहा है? भीड़ में चर्चा होने लगी, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। सबको बस इतना एहसास हुआ कि कुछ बड़ा और खतरनाक षड्यंत्र खुलने वाला है। झंग यी दो विरोधियों से अकेले लड़ रहा था और लड़ाई देखने में भयंकर लग रही थी, लेकिन शुरुआत से अब तक वो एक जगह से हिला तक नहीं था। ब्रह्मांड के विविध रूप उसके लिए एक परिपूर्ण रक्षा थे। जितने भी शक्तिशाली एनर्जी अटैक्स उन पर गिरते, वे जैसे किसी तालाब में बरसती बूंदें हों। हल्की लहरें तो उठती, पर कोई असर नहीं होता। उसने ठंडी निगाहों से दाओ लैन और कैन एक्साई को देखा, जबकि उसके बाएं हाथ की उंगलियां हल्की सी कांपी। तभी युद्ध भूमि पर दाओ लैन के पास एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। दाओ लैन का साथी, जिसकी आंखों में गहरे रक्तवत अंधेरे की ज्वाला जल रही थी। वो कुछ नहीं बोला, बस ठंडेपन से झंग यी को घूरता रहा। उसका मारने का इरादा स्पष्ट था। झंग यी ने इस व्यक्ति की उपस्थिति पहले कभी महसूस नहीं की थी। लगता था वो चुपचाप डार्क सन फॉरेस्ट में घुस गया था, सिर्फ दाओ लैन के साथ हत्या का मिशन पूरा करने के लिए। अब मतलब यह हुआ कि झंग यी को अकेले ही 3 ब्लैक बिशप लेवल विरोधियों का सामना करना है। दाओ लैन की काली अग्नि से जलती तलवार हवा को चीरती हुई, स्पेस में दरारें बनाती हुई, परत दर परत डरावने बादल छोड़ती हुई सीधा झंग यी की छाती की ओर आई। दूसरा व्यक्ति अपने हाथ फैलाकर रक्त ज्वालाओं का तूफानी सैलाब छोड़ता हुआ बगल से झंग यी पर टूट पड़ा, जैसे किसी अथाह खाई का लावा उठकर सब कुछ निगलने पर आमादा हो। स्कॉर्पियन की पूंछ से एक ऐसा डेथ रे निकला जो जीवन को छीन लेने में सक्षम था, और वो सीधा ब्रह्मांड के विविध रूपों पर दागा गया। लेकिन झंग यी ने बस हाथ उठाया, 3000 डायमेंशनल गेट्स घुमावदार गति से घूमने लगे, जैसे अनगिनत तारे अपने वृत्तों में शांति से परिक्रमा कर रहे हों। सारी तलवारें, सारी ज्वालाएं और वो डेथ रे एक ही क्षण में उन द्वारों में समा गए और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गए, जैसे किसी गहरे सागर में पिघलता लोहे का गोला। ये है एब्सोल्यूट डिफेंस। मेरे नीचे कोई नहीं। जब तक एनर्जी उस थ्रेशहोल्ड से ऊपर न हो जिसे ये पावर एब्जॉर्ब कर सके, कोई भी इसे भेद नहीं सकता। दाओ लैन ने भौहें सिकोड़ ली, लेकिन पीछे हटने के बजाय और भी नजदीक आ गया। उसका पूरा शरीर भयंकर काली ज्वालाओं में लिपटा हुआ था। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारी डिफेंस सच में अभेद्य है। वो दहाड़ा और उसकी तलवार से काली लपटें गर्जना करती हुई उछली, मानो पूरे आकाश को 2 हिस्सों में बांट देना चाहती हों। झंग यी की निगाहें बर्फ जैसी ठंडी थी और उसका बायां हाथ हल्का सा हिला। अगले ही पल स्थान की डोरी अचानक टूट गई और वो टूटी हुई डोरी आकाश को चीर देने वाली किसी धार की तरह दाओ लैन के सीने को काटती चली गई। उसके सीने पर एक इतनी गहरी चीरा पड़ा कि हड्डियां तक दिखाई देने लगी और खून का फव्वारा फूट पड़ा। यह हमला लगभग उसे 2 हिस्सों में काट चुका था, लेकिन ब्लैक बिशप लेवल इनह्यूमन और ड्रैगन फॉर्म बीस्ट एबिलिटी यूजर होने के कारण उसकी डिफेंस पहले से ही बेहद ऊंची थी, वरना ये वार यकीनन उसे बीच से काट देता। हम्फ! वो गरजा और काली ज्वालाएं उसके पूरे शरीर पर फैल गई, मानो उसके ऊपर काले इस्पात का कवच बन गया हो। वो अपने असली ड्रैगन फॉर्म में आ गया और काले पंजों में पकड़ी तलवार के साथ फिर से झंग यी पर टूट पड़ा। उसी समय दूसरा व्यक्ति अपने हाथ फैलाकर रक्त ज्वालाओं का एक भारी भंवर बनाता है, जो एक विशाल रक्त श्रृंखला में बदलकर झंग यी को बांधने की कोशिश करती है। झंग यी की आंखें बिजली की तरह चमकी और बिना हिले एटर्नल स्वॉर्ड उसके दाहिने हाथ में प्रकट हुई। धार ठंडी चमकती हुई, सीधे अंधकार को चीरती हुई। उसने हल्का सा वार किया। तलवार की ऊर्जा ने शून्य को भंग कर दिया। रक्त श्रृंखला तुरंत टूटी और रक्त ज्वालाएं दर्द भरी चीख के साथ गायब हो गई।
तलवार की रोशनी अपनी गति बनाए हुए सीधे उस व्यक्ति की छाती में जा धंसी। वो चीखा। उसका शरीर रक्त की धुंध में फट गया और वही मौत के हवाले हो गया। 40,000 एबिलिटी पॉइंट्स वाला ब्लैक बिशप लेवल अस्तित्व एक ही वार में खत्म, स्थान को काटने वाली शक्ति वास्तव में भयावह थी। और ऊपर से डायमेंशनल स्ट्रिंग डीकॉम्पोजिशन इंस्टेंटेनियस था। उसके पास डॉज करने का कोई अवसर ही नहीं था। अपने साथी की मृत्यु देखकर दाओ लैंग की आंखों में क्रोध और सदमे की चमक उभरी। वो उसका वर्षों पुराना साथी था और एक पलक में मर गया। दाओ लैंग पागलों की तरह गरजा। उसका काला ड्रैगन फॉर्म मुंह खोलकर अनंत फायर स्टॉर्म्स उगलने लगा, जो झंगी को पूरी तरह निगलने के लिए आगे बढ़े। उसके ड्रैगन क्लॉस काली तलवार घुमाते हुए लगातार वार कर रहे थे। तलवार की छाया इतनी घनी थी कि जैसे पूरा आकाश किसी अंधेरी आंधी में बदल गया हो। लेकिन झंगी अड़े खड़ा रहा। ब्रह्मांड के विविध रूप एक अभेद्य किले की तरह सब कुछ निगलते रहे। इसी बीच स्कॉर्पियन ने यह दृश्य देखा। पहली बार उसके अंदर भय पनपा। उसने अपनी पूंछ ऊंची उठाई और एक ज्वालामुखी की तरह ऊर्जा विस्फोट उसके शरीर से निकला, जो उसकी पूंछ के डंग पर आकर जमा हुआ और लाल स्तंभ की तरह फटते हुए डेथ रे बनकर निकला, सीधे ब्रह्मांड के विविध रूपों को भेदने की कोशिश में। लेकिन वे कभी समझ ही नहीं सके कि कारण और भ्रम आधारित हमलों को छोड़कर सभी फिजिकल अटैक्स झंग यी पर बहुत कमजोर हो जाते हैं। बिशप लेवल के हमलों का असर उस पर लगभग शून्य के बराबर है। झंग यी स्थिर खड़ा रहा। उनके सभी हमले उसके विविध रूपों ने शांत समुद्र की तरह निगल लिए। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, खत्म हो गया? तुम लोग तो बहुत मजे ले रहे थे। एटर्नल स्वॉर्ड की एक ही मार में डार्क रियल्म फ्लोइंग फोर्स ने एक हिंसक तलवार प्रकाश का तूफान खड़ा कर दिया। आकाश फट गया, स्थान बिखर गया और घातक तलवार कंधे से पेट तक सीधा उतर गया। दाओ लैंग की आंखें फैल गई। उसके गले से रक्त की धुंध निकली। होंठ कांपे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। बट झंग यी ने कोई मौका नहीं दिया। दूसरा वार सीधा जीवन रेखा पर। दाओ लैंग का शरीर चिथड़ों की तरह फट गया और हवा में घुलता हुआ धीरे धीरे मिट गया। दाओ लैंग मर चुका था। झंग यी ने उसकी सारी क्षमताओं को पढ़ लिया था। वो सीधे निकट जाकर उसे 2 टुकड़ों में काट चुका था। चैप्टर 2400 बैकस्टैब 3। डायमेंशनल गेट एक तरफा था। बाहर से कोई हमला उसे भेद नहीं सकता था। इसलिए झंग यी की तलवार का वार रेमनेंट स्कॉर्पियन तक पहुंच रहा था। लेकिन रेमनेंट स्कॉर्पियन का कोई अटैक झंग यी तक गेट के आर पार नहीं पहुंच पा रहा था। झंग यी के हाथ में एटर्नल जजमेंट स्वॉर्ड थी और उसने बेजोड़ तलवारबाजी दिखाई। ये कोई दिखावे वाली तलवार कला नहीं थी, बल्कि बैटलफील्ड पर दुश्मन को काट गिराने वाली सबसे सटीक और सबसे कारगर मारक स्ट्राइक्स थी। डार्क रियल्म फ्लो की शक्ति के साथ उसकी तलवार एक के बाद एक ऐसे गिर रही थी जैसे तरबूज और सब्जियां काट रहा हो, और तलवार की चमक अचानक होने वाली बारिश की तरह पूरे आसमान में छा रही थी, जो सीधे स्कॉर्पियन पर टूट रही थी। स्कॉर्पियन गुस्से से दहाड़ा और पूरी ताकत से पलटवार करने लगा। लेकिन उसके एबिलिटी इंडेक्स में झंग यी से 3000 पॉइंट्स ज्यादा होने के बावजूद अपनी शक्तियों की समझ में कमी होने के कारण उसका डेथ रे एंटीमैटर एनर्जी वाली यूनिवर्स ओरिजिन शक्ति के सामने टिक ही नहीं पाया। लड़ाई 3 मिनट भी पूरी नहीं चली कि झंग यी की तेज तलवार ने स्कॉर्पियन के शरीर को टुकड़ों में काटकर खत्म कर दिया। लड़ाई साफ सुथरी और तेजी से खत्म हुई और झंग यी ने ब्लैक बिशप लेवल प्राइमल पावर की तीनों पोर्शंस को आराम से अपनी ऑल्टरनेट डायमेंशन में रख लिया। दूर खड़े मॉर्गन की आंखों में जलन साफ दिख रही थी। वो इन 3 प्राइमल पावर्स के लिए कुछ भी देने को तैयार होता, लेकिन साफ था कि झंग यी उससे कोई सौदा करने वाला नहीं था। सबका एबिलिटी इंडेक्स लगभग बराबर है, फिर कॉम्बैट स्ट्रेंथ में इतना बड़ा अंतर क्यों? मॉर्गन बुदबुदाया, क्या ये डुअल स्पेस टाइम एट्रीब्यूट्स की असली ताकत है? बिल्कुल, फर्क इतना ही बड़ा था। पहले जहां झंग यी सिर्फ स्पेशल एबिलिटीज की वजह से डिफेंस में लगभग अजेय था,
अब उसका अटैक भी उतना ही डरावना हो चुका था। लिंग की गाइडेंस और जायंट ड्रकर के साथ हुए 2 स्पिरिचुअल एक्सचेंजेस ने उसे अविश्वसनीय फायदा दिया था। झंगी हाथ में तलवार पकड़े खड़ा था। उसके कपड़े हवा में लहरा रहे थे, नजरें ठंडी और निश्चिंत, जैसे जो कुछ अभी हुआ वो उसके लिए बस एक मामूली बात हो। बैटलफील्ड फिर से शांत होने लगा। हवा में बस खून की गंध बाकी थी, जो सबको याद दिला रही थी कि जो कुछ अभी हुआ वो कोई सपना नहीं बल्कि मौत और विश्वासघात की सच्चाई थी। झंग यी ने फ्रंटलाइन के 3 बड़े दुश्मनों को हटा दिया था, इसलिए लड़ाई लगभग खत्म हो चुकी थी। यांग एक्साइन, ब्रायन और मॉर्गन कोलंबिया के एलीट वॉरियर्स को लेकर बाकी डार्क अपोस्टल्स को भी जल्दी से साफ कर चुके थे। डार्क सन फॉरेस्ट का बैटलफील्ड धीरे धीरे शांत हो गया। हवा में खून और गन पाउडर की गंध भारी थी और टूटे फूटे अवशेष पूरे वीरान जमीन पर बिखरे पड़े थे। स्कॉर्पियन का विशाल शरीर गायब था। सिर्फ काले टूटे हुए टुकड़े रेत में धंसते गए और फिर धीरे धीरे गायब हो गए। दाओ लैन और दूसरे डार्क अपोस्टल्स की सारी ऑरा खत्म हो चुकी थी, जैसे वो कभी अस्तित्व में थे ही नहीं। पूरा बैटलफील्ड झंग यी के एक वार से टूटी खामोशी में डूब गया था। झू क्या और यांगसिया छायाओं से बाहर आए। झू क्या ने पहले झंग यी का पूरा शरीर ऊपर नीचे देखा और राहत की सांस ली। वो बिल्कुल ठीक था, एक बाल भी कम नहीं हुआ था। झंग यी ने यांगसिया के हाथ से एक छोटा केक लिया और जायके से मुंह में डाल लिया। लड़ाई से आए सारे नेगेटिव फिजिकल रिएक्शंस, यहां तक कि तलवार चलाने से हुए मसल स्ट्रेन तक, फौरन गायब हो गए। सबसे जरूरी बात, उसका मूड बेहतर हो गया। मारना कोई अच्छी चीज नहीं होती। किलिंग इंटेंट इंसान के दिल को अंदर से खा जाता है। इसलिए झंग यी ने यांगसिया से पहले ही कहा था कि सुपरनैचुरल फूड्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाए जो डोपामाइन सिक्रीशन बढ़ाते हों। जैब से हम यहां आए हैं। लड़ाई नॉनस्टॉप चल रही है। पता नहीं आगे किस तरह के दुश्मन मिलेंगे। मैं सच में बहुत परेशान हूं। यांगसिया ने झंग यी का बैटल आर्मोर ठीक करते हुए चिंतित होकर कहा। झंग यी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, कोई परेशानी नहीं होगी। यांगसिया ने उसे घूरा। हे झंग यी, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। झंग यी ने हंसकर कंधे उचका दिए। तुमने पूछा ही नहीं। यांगसिया कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई। झंग यी ने फिर कहा, कुछ खास नहीं, बस गांव चंगकोंग की एबिलिटीज से हमने कुछ पॉसिबिलिटीज डिड्यूस की है। यांगसिया, झू क्या और बाकी सब ये सुनकर थोड़ा समझ गए कि शायद क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले कि वो और कुछ पूछ पाते, मॉर्गन और बाकी लोग पास आ गए। कोलंबिया के लोग लंबे समय तक चुप रहे। झंग यी की ताकत ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। मॉर्गन अभी भी घायल था, कपड़े फटे हुए थे और चेस्ट पर रेमनेंट स्कॉर्पियन की डेथ बीम के जले हुए निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन उसकी नजरें बस झंग यी पर टिकी थी। केओस, उसकी आवाज सूखी थी, लहजा जटिल। तुमने ऐसा कैसे किया? एक रेमनेंट स्कॉर्पियन लेवल अस्तित्व को अकेले कैसे कुचल दिया? और दाओ लैंड ने अचानक तुम्हारा साथ क्यों छोड़ा? झंग यी ने अपनी तलवार के ब्लेड पर लगी डार्क ऑरा को उंगलियों से हल्के से मिटाया। उसकी आवाज शांत लेकिन भीतर से बेहद ठंडी थी। क्योंकि मैंने किसी की योजनाएं बर्बाद कर दी। मॉर्गन की भौं सिकुड़ी। उसके मन में ढेरों सवाल उमड़ पड़े। किसी की? किसकी बात कर रहे हो? वेटिकन या? झंग यी ने आंखें उठाई। उसकी नजरें एक अथाह अंधेरे की तरह थी। उसने सीधे कुछ नहीं कहा, बस एक वाक्य बोला, तुम जल्द ही समझ जाओगे। उसने जो करना था कर दिया था और अब उसे ज्यादा समझाने का मन भी नहीं था। उसे पता था कि किंग आर्थर और सलादीन लौटेंगे तो सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। आखिर वो प्यूपल ऑर्गेनाइजेशन के एलाइज थे, इसलिए उनका रिश्ता और भी करीब था। लेकिन कोलंबिया के इन लोगों को वो जरूरी सीक्रेट्स बताने को तैयार नहीं था। मॉर्गन चौंका, लेकिन ज्यादा पूछने की हिम्मत नहीं हुई। उसे अचानक लगा कि झंग यी जैसे लोगों के सामने
अब कोई शब्द मायने नहीं रखते। सुपर पावर्स की इस राह पर झंग यी बहुत आगे निकल चुका था। कोलंबिया के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर सदमा, डर और आने वाले समय को लेकर बेचैनी साफ दिख रही थी। झंग यी तलवार हाथ में लिए डार्क सन फॉरेस्ट की गहराई की ओर देखने लगा। वहां काला धुआं उठ रहा था और अंतरिक्ष की परतें खुल रही थी और गायब हो रही थी, मानो कोलैप्स्ड डायमेंशनल रूइंस की लड़ी आगे तक फैली हो। चलो आगे बढ़ते हैं, उसने कहा। आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा आदेश था जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मॉर्गन ने दांत भींचे अपनी गोल्डन कैन पर टिककर चलने की कोशिश की। उसके मन में एक अजीब सी भावना उठी। झंग यी के साथ चलते हुए चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, वो उसकी गति तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। सब लोग आगे बढ़े, टूटे हुए जंगल से गुजरते हुए। हवा में अंधेरा और गाढ़ा होता जा रहा था और मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा था। कोलंबिया के सबसे एलीट वॉरियर्स तक को दांत भींचकर ब्रेन सेल एक्टिविटी बढ़ाने वाली दवाइयां लेनी पड़ रही थी ताकि माइंड इरोडिंग फोर्स का सामना कर सके। थोड़ी देर बाद सामने से कई भारी धमाकों की आवाजें आने लगी। जमीन जोर जोर से कांपी, टहनियां और पत्ते हिलने लगे और विशाल काले साए लहरों की तरह चारों ओर फैल गए। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।